विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का कहना है कि कोई भी शख्स नियमों को तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले पर जांच हो रही है। अजीत पवार इस पूरे मामले पर आज शाम मीडिया से बात करेंगे। अजीत पवार का कहना है कि मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। मला त्याबद्दल एवढं सांगायचं आहे की जे काही आता टीव्ही वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेलं आहे त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मला काही नाहीये। माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून दुरान्वयी देखील संबंध नाही। इधर इस पूरे मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्शन में है। फडणवीस ने जमीन घोटाले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में हाई लेवल जांच समिति गठित की गई है। सीएम ने साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। महसूल विभाग असेल, आयजीआर असेल, लँड रेकॉर्ड्स असतील, या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। या संदर्भातले योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत आणि ही सगळी माहिती आणि जी काही प्राथमिक चौकशी आहे त्याच्या आधारावर या संदर्भात जी काही तुम्हाला सांगायचं ते मी सांगणार आहे। त्यामुळे अद्याप माझ्याकडे पूर्ण माहिती आलेली नाही। प्राइमा फेसी वहीं इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन एफआईआर में पार्थ पवार का नाम नहीं है। जिन 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें पहला नाम दिग्विजय अमर सिंह पाटिल का है, जो कि अमीडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी कंपनी के पार्टनर हैं। इसके अलावा वीसी प्रमाण पत्र वाली महिला शीतल तेजवानी और असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है। संतोष हिंगाने ये सहजिल्ला निबंधक है, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार क्लास 1 मुद्रांक जिलाधिकारी। इन्होंने एक कंप्लेंट दी है इनके इंक्वायरी के तहत। उस कंप्लेंट में ऊना में मुंडवा में 40 एकड़ का जो दस्त नोंदनी बाउदन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट को जितना मुद्रांक शुल्क देना चाहिए था उतना भरा गया नहीं। इसके तहत एफआईआर आज रजिस्टर हुई है। इसमें 3 एक्यूज के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई है। उसमें जो है एक्यूज वो है शीतल किशन चंद तेजवानी, दिग्विजय अमर सिंह पाटिल और रविंद्र बालकृष्ण तारू, जो कि सब रजिस्ट्रार है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। अजीत पवार से जवाब की मांग कर रहा है। यह बहुत बड़ा घोटाला है, 1800 करोड़ का घोटाला है। 300 करोड़ में जमीन खरीदी गई। ये महार वतन की जमीन है। ये ऐसे इस तरह से व्यवहार नहीं होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के भरोसे जो खरीदी व्यवहार हुआ है उसमें 21 करोड़ रुपए का स्टाम्प का एग्जम्पशन दिया गया है। ये भी गलत है। ऐसे नहीं हो सकता है। जो आईटी पार्क का एक रिजोल्यूशन पास करके टाइटल क्लियर नहीं होने के बाद भी इस तरह के निर्णय लेना, तो इसमें जो जो दोषी है, चाहे वो पवार हो या कोई हो और कोई ऑफिसर हो, सबके ऊपर 420 का गुना दाखिल होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है, घोटाले करो, चोरियां करो, दरोड़ा डालो, गुंडागिरी करो, चोरी खून करो, सब अच्छी तरह से करो, मजबूती से करो। जो ज़्यादा गुंडागिरी करेगा, जो ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा वो मंत्रिमंडल में आएगा। जो कम भ्रष्टाचार करेगा वो एमएलए बनेगा। जो कुछ उससे भी कम मारामारी गुंडागर्दी करेगा, छोटे मोटे नहीं के चोर, वो करेंगे तो कोई महामंडल वगैरह में, जिला परिषद वगैरह में मेंबर है। जब करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में दे दी जाती है और इसमें अगर किसी मंत्री के बेटे का नाम सामने आ जाता है तो सवाल तो उठने ही हैं और विपक्ष के हाथ ये सुनहरा मौका है। दिनेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष लंबे समय से ऐसी एक चूक का इंतजार कर रहा था और सरकार में जो दूसरे सबसे बड़े नेता है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके बेटे द्वारा इस तरह का किया जाना यह अपने आप में बेहद न सिर्फ अजीत पवार के लिए शर्मिंदगी की बात है कि उनकी वजह से सरकार की प्रतिमा जो है धूमिल हो रही है, लेकिन जिस तरह से इस लैंड की डील की गई, जिस लैंड की डील करते वक्त जिस तरह से स्टैंप ड्यूटी माफ की गई और 6 करोड़ रुपए के राजस्व का सीधे सीधे नुकसान हुआ है, तो जो प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही कि सिर्फ सब रजिस्ट्रार लेवल पर या तहसीलदार के लेवल पर यह करना संभव नहीं है। यही वजह है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारी को नियुक्त किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि और कितने बड़े बाबू है जो इस पूरे स्कैम में शामिल थे।
पार्थ पवार भले ही उनके पास कोई पद न हो, लेकिन अजीत पवार की पार्टी पर्दे के पीछे रहकर वो खुद चलाते हैं, सारा बिजनेस का काम जो है वो खुद देखते हैं। तो ऐसे में उनकी एक बड़ी पकड़ जो है प्रशासन पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा दिखाई देती रही है। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आइए अब बात करेंगे बिहार चुनाव के। बिहार में बम्पर वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जैसी वोटिंग इस बार हुई है वैसे पिछले 25 सालों में नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि इस बम्पर वोटिंग में एनडीए के फेवर में ये वोटिंग जाती है या महागठबंधन को इसका फायदा मिलता है। पहले फेज में 18 जिलों की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.69% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले में 71.41% मतदान हुआ। सबसे कम पटना में लोग घरों से निकले। पटना में केवल 58.4% वोटिंग हुई, लेकिन यह भी पिछले 2020 चुनाव के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। 2020 में पहले चरण में 55.68% वोटिंग हुई थी, लेकिन खास बात यह है कि पिछली बार के पहले चरण में केवल 71 सीटों पर ही चुनाव हुए थे।